अरावली को लेके पूरे देश में एक बहस चल निकली है। अरावली को लेके देश के सिविल सोसाइटी में गुस्सा है। अरावली जिन जिन जिलों से होकर गुजरती है, लगभग 35 जिले, वहां पे एक तरह से सिविल सोसाइटी आंदोलन जन्म ले चुका है। और पूरे हिंदुस्तान की हवा या जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अब सवालों के घेरे में है। लेकिन आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति ये है कि दिल्ली दुनिया में चौथे नंबर का सबसे खराब हवा वाला, सबसे खराब एयर क्वालिटी के लिहाज से शहर बन चुका है। हालांकि दिल्ली की हवा खराब होने के पीछे बहुत से तर्क आते रहे हैं। सरकारें बदलती रही हैं और सरकारें बदलने के साथ ही दिल्ली की हवा खराब होने के नए नए तर्क भी गढ़े जाते रहे हैं। कभी कहा गया कि पंजाब में पराली जला रहे किसानों की वजह से दिल्ली की हवा, दिल्ली में प्रदूषण की मूल वजह पंजाब और हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में जलने वाली पराली है। अब कहा जा रहा है कि पराली नहीं, अरावली है। कहा जा रहा है दिल्ली जो है वो तीन ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। खासकर विद्वत पत्रकार रजत शर्मा के इस बयान के बाद तो थोड़ा और चर्चा चल निकली कि अरावली तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और दिल्ली में जो प्रदूषित हवा है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाती है। अरावली को लेके और खासकर देश में जो प्रदूषण की समस्या है उसको लेके बात करने के लिए आज हमारे साथ नितिन चारवाक जी एनवायरमेंटल इश्यूज पे और प्रबंधन पे पढ़ते लिखते हैं, एक समझ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश जी, देखिए, पहली चीज तो हमको ये समझना चाहिए कि अरावली दिल्ली में को तीन तरफ से घेरे हुए है या दिल्ली ने अरावली को घेर रखा है। दिल्ली जहां हमारा राष्ट्रपति भवन आज की डेट में है, रायसीना हिल, वहां से शुरू करें अगर, और जो गुड़गांव है आपका, और मानेसर है, और आगे तक जैसे हम जयपुर तक चलते चले जाएंगे इस रूट पर, तो ये सारा का सारा अरावली ही था। जो कि आपको कभी कहीं पर भी पहाड़ नहीं दिखेंगे, कहीं पर भी आपको पत्थर चट्टाने नहीं दिखेंगी। सब लैंड माफिया ने और गवर्नमेंट्स ने उसको अक्वायर करके वहाँ पे कॉलोनीज और बड़े बड़े शहर बना दिए हैं, और वो स्काई स्क्रैपर्स बन चुके हैं, मल्टी स्टोरीड। और पूरा का पूरा नक्शा ही चेंज हो चुका है, जिसको अरावली पहले कहा जाता था। मैंने एक्चुअली मेरा बचपन की पढ़ाई मेरी अजमेर में हुई है, तो मैं अरावली के बीच में ही मैं रहा हूँ। तो मैंने बहुत क्लोजली अरावली को देखा है, और अब जाता हूँ क्योंकि मेरा काम है कुछ विश्वविद्यालयों के साथ उसी क्षेत्र में, राजस्थान में, कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, सीकर में, उदयपुर में। तो करीब करीब ये पूरी बेल्ट जो अरावली की है ये मैं देखता हूँ, और उसमें चेंजेस मुझसे ज्यादा विटनेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो वहां पर रहता है उसको रोजाना की कटान से उतना ज्यादा, जैसे आप किसी के साथ आप रहते हैं तो उसकी सेहत में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है वो बहुत जल्दी आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर कोई 6 महीने बाद मिलता है तो उसको पता चलता है आदमी दुबला हुआ है कि मोटा हुआ है। उसी तरीके से मैंने अरावली को देखा है। मैंने महरौली जहां पर है आज की डेट में, और महिपालपुर जहां पर है, ये सब जो एरिया है ये दिल्ली का हमने देखा। और महिपालपुर के आगे एक समय था लोग जाने से डरते थे रात में कि वहां नहीं जाएंगे। गुड़गांव का हाल मैंने देखा, गुड़गांव जैसी कोई चीज ही नहीं थी। हमने वो देखी आज से 30-35 साल पहले, गुड़गांव जैसा कुछ था ही नहीं। कोई गांव ही रहा होगा जिसका गुड़गांव नाम था, और वो कैसा था कैसा नहीं था, क्योंकि वहां तो ऐसी बिल्डिंग्स नहीं थी, कुछ नहीं था। धीरे धीरे दिल्ली एक्सपेंड हो रहा था, इधर यूपी की तरफ, नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, और दूसरा हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ बढ़ रहा था दिल्ली। तो दिल्ली को किसी ने, दिल्ली को अरावली ने नहीं घेरा। वो अरावली काफी दूर थी, और अरावली जो दिल्ली के आसपास है वो छोटी पहाड़ियां थी, बहुत छोटी छोटे चट्टाने थी। पॉल्यूशन का अरावली से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हरियाली है, जो कुछ श्रब्स हैं, जो कुछ झाड़ियां हैं, जो कुछ भी है दिल्ली में, वो इसकी वजह से ही है, अरावली की वजह से है। क्योंकि वो वहां पर कोई जाता नहीं है, बबूल के कांटों में कोई उनको काटने नहीं जाता, इसलिए थोड़ी बहुत जो हरियाली बनी हुई थी वो थी वहां पर। अब आते हैं कि ये जो अरावली का किस्सा शुरू हुआ कि अरावली से प्रदूषण होता है, अरावली बाहर नहीं जाने देता हवा यहाँ की। एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आती, वो आज से 30 साल पहले कैसे जाने देता था गंदी हवा को दिल्ली की, और आज नहीं जाने देता है। देखिए, ये सारा का सारा टाउन प्लानिंग, टाउन मैनेजमेंट का सिस्टम है। इसको हमको अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आज की डेट में आप अपने शहर में, लखनऊ में भी देखते होंगे, गोरखपुर जिसकी आपने बात की, जहाँ की AQI इंडेक्स क्या है, आप छोटी छोटी बातें हैं, इसको मार्क करते हैं कि नहीं करते हैं। बड़ी सी इनोवा गाड़ी में एक आदमी चला जा रहा है, एक बड़ी सी स्कॉर्पियो में एक आदमी ड्राइव करके चला जा रहा है। एक गुरूर हो गया है गाड़ी रखना कि हमारे पास गाड़ी है।
ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो 15 लाख मौतें हर साल हो रही हैं सिर्फ प्रदूषण की वजह से, ये धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ेगा और इससे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सब बड़े लोग सब आएंगे और अचानक से बहुत सारे हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल तो है ही है, जितना बुरा है, जो हालत है, खान पान जो बुरा है वो है ही है। उसके अलावा जो प्रदूषण मैन मेड है, लोग कहते हैं इंडस्ट्री है, ये है, वो है, क्योंकि देखिए कई लॉबीज हैं यहाँ पर, इन लॉबीज को समझना होगा। जैसे कि आप ये समझिए कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक जमाना था जब फास्टिंग शुगर 140 के आसपास, 150 के आसपास फास्टिंग शुगर में ये माना जाता है अगर इतना है तो आपको डायबिटीज नहीं हुई है, आप प्री डायबिटिक भी नहीं है। आज की डेट में वही जो आंकड़ा है वो 110 पर ले आए हैं। ये फार्मा लॉबी जो होती है, जो उसने ये इसको नीचे किया है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा वो अपनी दवाई बेच सके, जिसकी 110 115 अगर फास्टिंग शुगर आ गई तो वो उस दवाई खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाए, तो उनका मार्केट बड़ा हो जाए। सिमिलरली एक लॉबी है ऑटोमोबाइल लॉबी, जिसको अपना ऑटोमोबाइल बेचना है, उसको रोजाना अपने नए मॉडल्स लाने हैं, उसको लॉन्च करना है, उसको लाइफस्टाइल दिखाना है, उसको दिखाना है कि आपके पास गाड़ी एक नहीं दो होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए, उतनी बड़ी होनी चाहिए। वो लॉबी कहीं नहीं इस पर शोर मचाएगी कि गाड़ी से प्रदूषण होता है, और जब भी ये बात आएगी तो उसमें ये लॉबी करोड़ों रुपए खर्च करेगी कि गाड़ी से प्रदूषण नहीं होता। 4-5 गाड़ियां तो बढ़ी है साल में कितनी गाड़ी बढ़ जाती है। दिल्ली वगैरह जैसे शहर में, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी ज्योग्राफी है, तो उसमें अगर कुछ बढ़ भी गई 10% 20% गाड़ियां बढ़ गई तो उससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन इसको कोई भी इस चीज को नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पीछे लॉबी काम कर रही है। इसमें नेता भी हैं, क्योंकि उन लोगों के शेयर्स उन्होंने ले रखे हैं कंपनीज में, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। समझने की बात जो है। और दूसरी जो अरावली की बात है वो है खनन। अरावली बहुत बड़ा सोर्स है पत्थर का, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे नया पहाड़ और सबसे पुराना पहाड़ दोनों भारत में ही है। सबसे नया पहाड़ हिमालय रेंज जो है वो सबसे नई रेंज है दुनिया की, और वो भारत में ही है। और दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ों की जो रेंज है अरावली, वो भी भारत में ही है। एक वेस्ट में है और एक हमारे नॉर्थ में है। अरावली का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से नहीं है। अगर रजत जी कहते हैं कि वो यहां से हवा जाने को रोकती, तो उनको ये तर्क ये समझना चाहिए कि अरावली इस तरीके से नहीं बना है कि वो अरावली का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं है कि जो समंदर से हवा आती है मानसून की, वो परपेंडिकुलर उसको रोक ले। वो उसी के साथ साथ बना हुआ है, उसी को क्रॉस करते हुए मानसून की हवा निकल जाती है। इसीलिए दिल्ली वगैरह में अच्छा खासा पानी बरसता है, वरना वहां सूखा पड़ जाता, और राजस्थान में ही बारिश हो जाती सारी। उसी तरीके से जो दिल्ली की हवा है वो भी उसी कारण से निकल जाती है, क्योंकि वो पहाड़ रोकता नहीं उस हवा को। वो पहाड़ इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जिधर जितने पार्ट में गुजरात तक ये फैली हुई पहाड़ियां हैं, ये एक तरीके से राजस्थान को बैलेंस किए हुए हैं कि थार डेजर्ट को इधर इधर की तरफ नहीं बढ़ने दे रही हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये पथरीला एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फसलें नहीं हो पाती हैं, कल्टीवेशन कम है, फसलें कम है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा थार इधर की तरफ नहीं बढ़ रहा, वरना तो पूरा आप देखिए सबसे बड़ा सूबा है क्षेत्रफल वाइज राजस्थान इस समय। जब से उत्तर प्रदेश छोटा हुआ, मध्य प्रदेश छोटा हुआ, तब से सबसे बड़ा सूबा राजस्थान है। और उसमें आबादी जितनी भी है वो इसी साइड में है, नॉर्थ साइड में ही है, क्योंकि वो आगे जाकर आप बीकानेर चले जाए, जैसलमेर चले जाए, वहां आबादी कम है, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद वहां पर गर्मी इस कदर है, रेगिस्तान है, फसलें नहीं होती। तो ये चीज इधर की तरफ बढ़ेगी अगर अरावली कम हुआ। उसकी जो पथराहट है, पत्थर जो है, चट्टाने जो है, जो कि खोद खोद के उसको खोखला किया जा रहा है। मैं आपको एक जगह का नाम बताता हूँ, घूघरा घाटी। घूघरा घाटी जब हम जयपुर से अजमेर जाते हैं तो अजमेर से थोड़ा सा पहले पड़ती है। तो पहले जी। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था, दो तरफ उसमें पहाड़ थे ऐसे नीचे को, और फिर नीचे से सड़क जाती थी। अभी कुछ साल पहले जब मैं बहुत दिनों बाद गया वहां पर, तो दोनों तरफ के पहाड़ गायब हो गए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी वैली हुआ करती थी, क्योंकि बारिश में वहां पर पानी वानी आता था उन पहाड़ों से, और हरा हरा हो जाता था पूरा। और वो देखा वो पहाड़ी गायब हो गए। अजमेर के आसपास इतनी सारी छोटी छोटी पहाड़ियां थी। एक जगह है जिसका अब नाम कृष्णगंज कर दिया गया है, पहले क्रिश्चियनगंज हुआ करता था, क्योंकि वहां क्रिश्चियंस बहुत रहते थे। और उनके जो घर बने हुए थे वो किसी का इस पहाड़ी पे बनाया, किसी का उस पहाड़ी पे बनाया, छोटी छोटी पहाड़ियां थी, और उन पर घर बने हुए थे, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी रहते थे, तो हम लोग जाते थे वहां पर। अभी मैं कुछ दिन पहले गया तो वो पूरी फ्लैट कॉलोनी हो चुकी, फ्लैट, वहां पर पूरे जमीन पर मतलब कॉलोनी बनी हुई है। इस कदर उसका क्षरण हुआ है इस तरीके से। अरावली को आप आपके घरों में मार्बल लगता है, मार्बल का इतना काम होता है, ये सब कहाँ से आता है? अरावली ही तो है, रेंज तो अरावली ही, मकराना कहाँ है? अरावली में ही है। तो सारा का सारा जो सफेद पत्थर है, मार्बल है, वो सब वहीं से आता है।
रुपेश जी, बहुत ज्यादा दोहन हुआ है और हर दोहन के पीछे लॉबीज हैं, और ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, आप कभी भी कहीं कभी देख लिए, बहुत स्ट्रांग, इवन लीडरशिप भी कुछ नहीं कर पाती है, इतनी स्ट्रांग लॉबीज हैं कि लीडरशिप भी नहीं कर पाती है। बड़े बड़े राजनेता जो कि विलिंग होते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन उनको पीछे से इतना प्रेशर आता है पैसे का, राजनीतिक, हर तरीके का, कि वो नहीं कर पाते कायदे से। तो अब आप बताइए, क्या सिंगापुर है एक ऐसी जगह है जहां पर पॉल्यूशन भी बहुत कम, गाड़ियां भी हैं, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बिल्कुल रेगुलेट कर रखी हैं कि अगर आपके पास पार्किंग है तभी आप गाड़ी खरीद सकते हैं, नंबर एक। आप ये नहीं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी करेंगे। दूसरी चीज, गाड़ी पर टैक्सेशन उन्होंने इतना ज्यादा कर रखा है कि आप जल्दी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। एक अकेला आदमी एक गाड़ी चलाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वो भी वही लोग जो मेट्रो अफोर्ड करते हैं या बस अफोर्ड करते हैं, जिसमें आप नहीं चल पाएंगे। आप 45 डिग्री के गर्मी में आपको एसी चाहिए होगा, एसी बसेस गवर्नमेंट ने चलाई है, लेकिन बस में चलना अभी भी तौहीन है। तो ये सारी चीजें एक साथ जब इकट्ठी होती हैं, एक टाइम था एम्स का जब फ्लाईओवर बन रहा था, तब एम्स के फ्लाईओवर पर घंटों के, जब नहीं बना था तब घंटों के जाम लगते थे। आज फ्लाईओवर होने के बाद ऊपर और नीचे फिर भी घंटों के जाम लगते हैं। क्या हुआ दिल्ली क्या मतलब चौक क्यों हो जाती है हर समय, दिल्ली का हाल बुरा क्यों होता है? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो लॉबीज बन रही हैं, जितना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहे, अल्टीमेटली जो जनता है, जो क्वेश्चन नहीं पूछती, सवाल नहीं पूछती है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा पहले लोअर मिडिल क्लास भुगतेगा, उनको सांसों की तकलीफ होगी, फिर मिडिल क्लास को होगी, और बहुत देर में अपर क्लास को होगी, वो जब तक शायद देश छोड़ दे या उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हों। वो सारा का सारा आपके घरों में इधर उधर जो पत्थर लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब अरावली का ही दोहन हुआ है। अरावली को खत्म कर दिया गया है। एक जयपुर से जब हम सीकर की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जब चलेंगे बाएं बाएं देखते रहिए, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वहां पे एक जगह आती चोमू पुलिया, और चोमू जगह एक जगह का नाम है। जो आप देखेंगे उसके दाएं बाएं, तो आपको लगेगा ये पहाड़ काटा कैसे गया, गायब हो गया, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी रही होंगी, छोटी छोटी कैसे होगी। मतलब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, एक नया आदमी भी ऑब्जर्व कर सकता है। थोड़ा सा पहाड़ बचा है जहां से ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, इसलिए नहीं काट रहे, जैसे सीकर की साइड का थोड़ा सा पहाड़ बचा हुआ है, थोड़ा सा इधर कोटा के साइड का बचा हुआ है, लेकिन वो बचा कुछ नहीं है, उसको धीरे धीरे काम उसका भी चल रहा है, क्योंकि खनन जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। वो जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला अपने फेवर में करा लेती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पॉल्यूशन का मेन कारण पब्लिक है। पब्लिक को आप जब तक अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, जब तक एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक छोटा सा इंस्टेंस और बता रहा हूं मैं, अभी बारिशों में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान चला था बारिश के महीनों में। योगी आदित्यनाथ जी ने शायद 5 करोड़ या 15 करोड़ पेड़ लगवाए थे, वन विभाग ने लगाए थे, और शायद हर डिपार्टमेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारे लोगों ने, नेताओं ने और लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारे पेड़ लगाते हुए फोटो डाली गई थी, सब कुछ था। किसी भी पब्लिक पर्सन ने, किसी भी एक आम आदमी ने ये नहीं पूछा ये कौन से पेड़ हैं, किस तरह के पेड़ हैं जो लगाए जा रहे हैं, ये पेड़ कब तक चलेंगे, गर्मियों में इनकी देखरेख कौन करेगा, सरवाइव कितने % करेंगे, कितने नहीं करेंगे, इसमें से फल वाले कितने हैं, हवा देने वाले, ऑक्सीजन वाले पेड़ कितने हैं, कहाँ लग रहे हैं, कोई मॉनिटरिंग, कोई वेबसाइट नहीं है ऐसी, इसको कोई भी मॉनिटर कर। जब जनता को ही इस चीज से कंसर्न नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको क्या, सरकार को भी नहीं पड़ी है कि इसको, इस चीज को हाईलाइट करे। वो सोशल मीडिया का एक विषय था, सोशल मीडिया पर आया और खत्म हो गया। उसी तरीके से अभी परसों नरसों की, कल या परसों की नरसों की न्यूज है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि उत्तर प्रदेश में जितने एक्सप्रेस वेज हैं उनके किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे कि जानवर जो है दौड़ के सड़क पर ना आ जाए, जो गांव में जानवर रहते हैं वो ना आ जाए, जिससे कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ये बात 15 साल 20 साल से एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं, शुरू से महामाया वाला जो बना हुआ था, ये यमुना एक्सप्रेसवे, फिर उसका आगरा लखनऊ, फिर उसके बाद और बनते गए। क्या ये नहीं उस समय समझ में आया था, जिस समय एक्सप्रेसवे बन रहा था उसी समय प्लांट कर दिए जाते, लगा दिए जाते, जो कि अब बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए होते, पूरा छायादार एक्सप्रेसवे होता। लेकिन अभी यहाँ पे छायादार पेड़ नहीं लगेंगे, यहाँ झाड़ियां लगेंगी। क्यों झाड़ियां लगेंगी? क्योंकि ये तर्क दिया जाएगा कुछ विद्वानों द्वारा सो कॉल्ड, कि झाड़ियों में से जानवर नहीं निकल पाएगा, बाकी अगर पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों के बीच से तो निकल जाएगा। झाड़ियों के पीछे तर्क ये रहता है कि झाड़ियों को हर साल कटिंग करनी होगी, उनको श्रेड करना होगा, उसके लिए ठेके उठेंगे, एक परपीचुअल बिजनेस, एक परपीचुअल इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। तो ये सब जब, अच्छा, इससे भी किसी भी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा। पब्लिक को अपने ही पैसे की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कि कहां वो हो रही है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। कैसे क्या आप इस पर सवाल पूछेंगे कि इतने दिए लगाए गए कि तो किसके पैसे से लगाए गए,
लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे 15 करोड़ पेड़ लगे तो किस तरह के थे, क्यों थे, कब तक लगे रहेंगे, कब तक नहीं लगे रहेंगे, उस पर आपने सवाल नहीं पूछा। पॉल्यूशन के लिए हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी वो जिम्मेदार है जिसको सर्दी लगती है, लकड़ी जलाकर बैठता है वो भी जिम्मेदार है, जो गाड़ी अकेले चला रहा है वो भी जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर आबादी बहुत है, 150 करोड़ लोग हम लोग हैं। एक आधा अगर आदमी आसपास में मर जाता है पॉल्यूशन की वजह से, कैंसर की वजह से, लंग्स की वजह से, तो हमको ये बाद में पता चलता है कि पॉल्यूशन का था, लेकिन लोग ये कह देते हैं अरे सिगरेट पीता होगा, ऐसा करता होगा, वैसा करता होगा। तो अभी अभी समाज को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ठीक है, जिस समय सर्दियां नवंबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली चोक हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में पूरा ओस कोहरा हो जाता है और नीचे का धुआं सब उसको रोक देता है। लेकिन फिर लोगों का तर्क आता है अरे उसके बाद तो ठीक ही हो जाता है ना। तो ये जो जो चलता है वाला सिस्टम चल रहा है। और ये देखिए एक चीज बताऊं रुपेश जी, ये हर साल का मुद्दा है, आज से नहीं 15 साल से मैं इसको न्यूज में देख रहा हूं। AQI और ये बढ़ गया, इतना घट गया। एक विज्ञापन आया था कुछ दिन पहले, मैंने देखा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस ब्रांड का विज्ञापन था। उसमें एक बच्ची होती है, वो उत्तराखंड या किसी पहाड़ी राज्य से मुंबई पहुंचती है और अपने पिता से बोलती है कि पिताजी आज जो पहाड़ है वो समुद्र के पास आ गया है। कोस्टल के पास रहने वाले जैसे गुजरातियों के लिए माउंट आबू बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है, वो चले जाते हैं। अब माउंट आबू में घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि 1.5-2 दिन से ज्यादा का वो पहाड़ नहीं है। आप 1.5-2 दिन के बाद क्या घूमेंगे माउंट आबू में, जो लोग थोड़ा पहाड़ को समझते हैं। तो उसी तरह से गुजरात का जो अरावली है, वहां पे जाने पे बहुत खूबसूरत वो सब कुछ है, सारा पहाड़। मैं थोड़ा इसको समझना चाहता हूँ नितिन भाई कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह क्या है, और दिल्ली पूरी दुनिया के तमाम दूसरे शहरों की तुलना में इतना पिछड़ा, इतना प्रदूषित क्यों नजर आ रहा है। बस इसके बाद हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। थोड़ा हमें बता सकें कि और इसका सलूशन क्या हो सकता है। देखिए दिल्ली थोड़ा सा इसमें नेचुरल भी है, क्योंकि दिल्ली में इस समय हवा नहीं चलती है। ये समय ऐसा होता है कि हवा करीब करीब रुक जाती है, बहुत धीमी गति से हवा चलती है। इस वजह से जो कोहरा है वो छंट नहीं पाता है। और ये नॉर्थ इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कोहरा होता है, जिसको एंजॉय भी किया जाता था एक जमाने में, लेकिन अब वो कोहरा बहुत ज्यादा दिक्कत करने लग गया, क्योंकि वो धुएं को रोक लेता है। और जब वो धुएं को रोक लेता है, ऊपर नहीं जाने देता है, एटमॉस्फेयर में नहीं मिलने देता, तो सारा का सारा धुआं नीचे इकट्ठा हो जाता है और प्रदूषण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले गाड़ियां कम थी। मैं समझता हूँ गाड़ियां होनी भी चाहिए, क्या आप किसी को मना नहीं कर सकते गाड़ियां खत्म करने के लिए। लेकिन एक सही रणनीति कभी नहीं बनी। जब शुरू शुरू में AQI लेवल बढ़ा होगा, जब इंडेक्स 100 गया होगा, 150 गया होगा, तब सरकारों को जाग जाना चाहिए था कि अब हमको क्या करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है। और ये खतरे की घंटी हो चुकी है, जो कि अब शायद बाहर जा चुका है हाथ के। जब तक बहुत सख्त नियम, सिंगापुर की तरह कुछ सख्त नियम नहीं बनाए जाएंगे कि दिल्ली में गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास जितनी गाड़ी खरीदेंगे उतनी पार्किंग होनी चाहिए, और पार्किंग के साथ साथ उस पर टैक्स इतना लगाना चाहिए कि वो कोई भी आदमी अननेसेसरीली ना खरीदे, जिसको जरूरत है वही गाड़ी खरीदे, खाली शो ऑफ के लिए ना खरीदे। सिंगल जो आदमी दिन भर चलता रहता है, गाड़ियों में चल रहा है, एक आदमी पूरी गाड़ी को कितना पोल्यूशन फैला रहा है वो जानता ही नहीं है। वो अब एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कितना पोल्यूशन दिन भर में कर रहा हूँ, कितने किलो में धुआं एटमॉस्फेयर में डाल रहा हूँ। और बिल्कुल ठीक वो बात। बस नहीं पकड़ेगा, वो बस नहीं पकड़ेगा, वो मेट्रो नहीं पकड़ेगा। एक बात नितिन भाई, दिल्ली में पहले तो इंडस्ट्री हटा दी गई प्रदूषण के लिए कि भाई राष्ट्रीय राजधानी है, तो प्रदूषण के नाम पे वहां पे तमाम फैक्ट्रियों को बाहर कर दिया गया। जाहिर सी बात है, गाड़ियों के इतर गाड़ियों में भी CNG और दूसरे प्रयोग हाल के वर्षों में हुए हैं, जो पुराने मॉडल की तुलना में, डीजल पेट्रोल की गाड़ियों की तुलना में, तो जाहिर सी बात है CNG से काफी हद तक प्रदूषण कम हो रहा है। जहां तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है, जो कि पूरी दिल्ली में चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन एक बड़ा इशू है प्रदूषण का, ये भी माना जा सकता है कि ये भी वजह हो सकती है दिल्ली में। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, दिल्ली कोई अलग से कटा हुआ आइलैंड तो है नहीं, दिल्ली कोई टापू तो है नहीं, उस देश का हिस्सा ही है। दिल्ली के प्रदूषण की बहस इसलिए चल रही है क्योंकि वहां से आंकड़े आ जाते हैं, बाकी जगहों के आंकड़ों पे, और मीडिया संस्थान चूंकि है नहीं, तो बहुत हो हल्ला नहीं मचता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के सवाल को, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अलग करके देख रहे हैं, दिल्ली का सवाल एक सामूहिक सवाल है। देखिए रुपेश जी, प्रदूषण हर जगह बहुत है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, मैंने देखा है बहुत जगह बहुत सारा प्रदूषण है। आप वाराणसी चले जाइए, आप गोरखपुर चले जाइए। मैं यूपी के शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर के शहरों के, मतलब यूपी के अभी मैं कोटा गया था। कोटा में शाम को देखा मैंने, वहां बहुत, जबकि कोटा बहुत खुली खुली जगह है, उसकी आबादी भी बहुत कम ही होगी, और वो दिखता है कि आबादी कम है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, लेकिन वहां पर भी अब शाम को एक ऑयली सी स्मेल आती है कि पता नहीं डीजल की या पेट्रोल की या किस चीज की एक स्मेल थी, जो कि पहले नहीं आती रही होगी।
आप उदयपुर जाइए, उदयपुर तो चौक हो जाता है शाम को बिल्कुल, जबकि वो चारों तरफ उदयपुर बड़ा खूबसूरत है, ग्रीन है, झीलें भी है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। आप इसको सिंपल सी चीज देखिए, यूएस में भी तो बहुत गाड़ियां हैं शहरों में, लेकिन वहां पर मैं एक्चुअली फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रहता हूँ, फोटोग्राफ्स देखता हूँ, फोटोग्राफी का शौक है, तो मैं वहां के लोगों की खींची फोटोग्राफ देखता हूँ, तो सबसे पहले जो मेरी नजर जाती है पीछे नीले आसमान पे जाती है, जो कि सचमुच ब्लू कलर का होता है। आप लखनऊ में, दिल्ली में, लखनऊ दिल्ली छोड़ दीजिए, आप किसी छोटे टाउन में भी जाके फोटोग्राफी करिए, आपको आसमान नीला नहीं मटमैला ही दिखेगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं मैन मेड है, हर आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो आदमी गरीब है, जो कहता है कि मुझे सर्दी लगती है इसलिए मैं टायर जला रहा हूं, कपड़ा जला रहा हूं, पॉलिथीन जला रहा हूं, वो भी आपको रुकवाना पड़ेगा, आपको उसको भी रोकना पड़ेगा। लोगों के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेस्टीज मार्केटिंग, पहले हम लोग कहते थे प्रेस्टीज मार्केटिंग, ये एक अमीर आदमी मेट्रो में चले और वो बताया कि मैं मेट्रो में चलता हूं, मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं चलता हूं, क्योंकि ये अब आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो 10 लोग और लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम भी चलेंगे मेट्रो में, या हम भी चलेंगे बस में, या हम भी, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो तब तक आगे नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में जिसके पास थोड़ा सा ही पैसा आ गया, लोन लिया, उसने गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद के वो चल रहा है। अब तो ये लोगों से मैं सुनता हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर उनको दिल्ली तक जाना है तो कहते हैं ट्रेन फ्लाइट से कौन जाएगा, हम तो गाड़ी उठाएंगे चल देंगे। तो ये जब इस तरह के ट्रेंड हो जाएंगे, और 150 करोड़ की आबादी है सर, अमेरिका से हम जब कंपेयर करते हैं तो वहां 35 करोड़ की आबादी है, हम 4 गुना ज्यादा है वहां से, और उसके बाद हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमेशा उनके पास जो लैंड साइज है वो हमसे 4 गुना बड़ा है, हमारे पास उसका चौथाई है, और उसी में हमको सरवाइव भी करना है, उसी में हमें खेती भी करनी है, उसी में हमें जंगल भी लगाने हैं, उसी में सब कुछ करना है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। शायद सरकारें समझा नहीं पा रही हैं, या लोग सोशल मीडिया पर अभी भी उसी में लगे हुए हैं कि मंदिर पर ही है, मस्जिद पर ही है, और इन्हीं सब चीजों पर लगे हुए हैं। भगवान है कि नहीं है उसमें, अरे आप जिंदा रहेंगे तो भगवान होगा, आप नहीं जिंदा रहेंगे तो भगवान नहीं होगा, ये सिंपल सी बात है, उनको समझ लेनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस देश में फ्लाइट और एविएशन कंपनियों की जिस तरह से दादागिरी चल रही है, उसमें आदमी अपनी गाड़ियां उठा के ही जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात हैं, अब आपने जो पूरी बातचीत रखी, और पूरी बातचीत का जिस तरह का जो समझ में मुझे आ रहा है, ये पूरी बातचीत असल में बाबा अरावली से ज़्यादा आगे बढ़ के हमारे डेवलपमेंट के मॉडल और हमारे वैल्यू सिस्टम की तरफ जाता है, जिसपे हमारे तमाम बड़े हमारे अपने आइकॉन हैं, हमारे अपने राष्ट्रपिता हैं, वो सब इन सारे सवालों को बहुत बरसों पहले उठा रहे थे। नितिन भाई, हमेशा की तरह आपने बहुत शानदार अपनी इंसाइट रखा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू।